जय हिंद। आज हम लोग धातु और अधातु का लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 होगा। ये जो हम नोट किए हैं, जितने भी प्रश्न नोट किए हैं, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बुक से नोट किए गए हैं। और भी स्रोत हैं। आपको सभी प्रश्न इसमें नहीं, सभी इसमें नहीं इंक्लूड किए गए, बल्कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर जो एग्जाम में बार बार आते हैं और गलत होने के चांस ज़्यादा रहता है, तो उसको जो है हम नोट किए हैं। तो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक यौगिक के निम्नलिखित गुण क्या क्या सब गुण हैं। तो आयनिक यौगिक जो है पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण के बारे में। इसका पहला है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति की क्या है? भौतिक प्रकृति में यह आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है। यानी इसमें सहन शक्ति जो होता है वह कम होता है, और थोड़ा सा अगर दबाव पड़ता है तो ये अपने टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट है, ये यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की अधिकतम मात्रा इसमें होती है, इसी वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कई सारे एग्जाम में यहाँ आयनिक यौगिक से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, ये सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल, चूँकि ये भी विलियन वाले हैं, केरोसिन और पेट्रोल ये सब में क्या होगा, अविलय होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होगा वह जल में घुलनशील होगा, लेकिन केरोसिन में, पेट्रोल में अविलय होते हैं, नहीं घुलते हैं। चौथा पॉइंट है, आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। किसमें? जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की और गमन जो है करने लगते हैं, इसके विपरीत गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में, देखिए ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जब ठोस अवस्था होगा तो आयनिक यौगिक जो है वह विद्युत का चालन, आवेश का प्रवाह इसमें नहीं होगा, नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना, बहुत ही मजबूत संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था या विलीन वाली अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि उसके आवेशों का आसानी से गमन होता है। क्योंकि गलित अवस्था यानी कि विलयन वाली अवस्था में विपरीत आवेशों वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण, इसी कारण विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण, काफ़ी गर्म हीट के कारण कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। किसमें? तो द्रव वाली अवस्था में। लेकिन ठोस वाली अवस्था में धारा का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित होते हैं। तो समुद्र जल में कौन सा लवण होते हैं? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली, नीचे मतलब ऊपर से नीचे आने वाली धातुएं, देखिए धातु के बारे में बता रहे हैं, धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। यानी सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे जो भी धातु पाया जाएगा उसमें अभिक्रियाशील जो है सबसे कम होती है, और है ये स्वतंत्र अवस्था में, और वह जो है किस अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जैसे आपका सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, कॉपर। सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर। कहने मतलब कि जो सक्रियता श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होगा उसकी अभिक्रियाशीलता दर अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे उसकी अभिक्रियाशील कम होती जाएगी, और जो सबसे कम होगा जिसका अभिक्रियाशील वह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए ये देख लीजिए आप लोग, ये चार्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये अभिक्रियाशीलता का ये श्रेणी है। तो ये आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लैंड, कॉपर, और उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद चांदी और सोना देखिए सबसे कम है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे चांदी और सोना है। इसमें आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो तत्व है, ये सारे जो तत्व हैं वह विद्युत अपघटन में भाग लेते हैं। ये सारे तत्व विद्युत अपघटन में भाग लेते हैं। यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में। उसके बाद जिंक, लोहा, लैंड, कॉपर, ये कार्बन के उपयोग अपचयन है। कार्बन के उपयोग के अपचयन है ये सारे तत्व। और अंत में जो दो तत्व हैं ये चांदी और सोना, ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो यही अभिक्रियाशीलता श्रेणी है कि इसमें जो तत्व सबसे ऊपर होगा उसकी अभिक्रियाशीलता दर सबसे अधिक होगी, और जो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसका अभिक्रियाशीलता का जो दर होगा वह घटते जाएगा। नेक्स्ट है सिनेबार। देखिए सिनेबार का संकेत होता है Hgs होता है, या मरकरी या पारद का अयस्क है। कहेंगे पारद लिखा था, उसका अयस्क है कौन? सिनेबार। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है।
और अधिक गर्म कर और इसको और अधिक जब गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। जब इसको और अधिक गर्म करेंगे HgO को तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है मरकरी या पारद में अपचयित हो जाता है। जैसे यहाँ पे सूत्र है, जब जो यहाँ पे सिनेबार जो है HGS जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो हमारे वायु में मिलने के बाद जो है अगर काफ़ी उसको गर्म करते हैं, ऑक्सीजन मिलने के बाद काफ़ी गर्म करने के बाद क्या बनेगा, तो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, साथ में कौन सा गैस बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। प्रश्न पूछा गया कि जब सिनेबार को जो है ऑक्सीजन में मतलब वायु में गर्म किया जाता है तो किस गैस का निर्माण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। फिर यहाँ पे जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को काफ़ी और अधिक गर्म करेंगे तब यहाँ पे पारा बनेगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार भी है कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और गर्म करने के बाद क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, तब कौन सा गैस निकलेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया रेलवे में कि जब कॉपर सल्फेट जो है खुली हवा में वायु में गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड जो है, जब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट दोनों को जब मिलाते हैं और काफ़ी इसको जब गर्म करेंगे तब आपका कॉपर का निर्माण होगा और फिर भी आप उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों चार्ट था ये। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी के मध्य में लोहा, जिंक, लैंड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है, यानी कि बीच में होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। कौन सा तत्व, तो लोहा, जिंक, लैंड, कॉपर, जो कि सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है और ये सक्रियता श्रेणी के एकदम बीच में होता है। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे उसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो पूछेगा कि भर्जन किसे कहते हैं, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में यह परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को भर्जन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सूत्र है कि जो है जिंक सल्फेट है, जब वायु चूँकि ऑक्सीजन के साथ मिलाने के बाद जो है जब इसको गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कौन सा गैस बनता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, SO2 का निर्माण होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आप कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। लेकिन पूछे निस्तापन क्या है, तो कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में मतलब ऑक्सीजन के साथ जो अधिक तापमान पर जब गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस घटना को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन जैसे दिया है जिंक कार्बोनेट को काफ़ी अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो प्रश्न पूछा गया यहाँ से भी कि जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कौन से गैस निकलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, CO2। नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरार को जोड़ने के लिए किया जाता है। थोड़ा बहुत अगर टूट फूट हो जाता है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। रेलवे में ये प्रश्न पूछा गया कई बार हाल ही के एग्जाम में कि जो है आयरन ऑक्साइड के साथ जो है एल्यूमिनियम की अभिक्रिया मिलाते हैं, अभिक्रिया करने के बाद जो है तो उसका उपयोग रेल की पटरी और मशीन की पुर्जों की जो दरार होता है, टूट फूट होता है, उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग थर्मिट अभिक्रिया। तो यहाँ पे समीकरण है कि जब आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि दोनों ठोस है, तो जो है करने के बाद तब क्या लोहा प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3, उसके बाद उसमें काफ़ी उष्मा निकलेगा। नेक्स्ट धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। कि धातुओं से जो अपद्रव्य है, जो अपशिष्ट है, उसको अगर हटाने के लिए सबसे जो अच्छा विधि माना जाता है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि होगा। कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर और सोना आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु होते हैं उसको एनोड तथा जो शुद्ध धातु होगा की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। यानी शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड में और अशुद्ध धातु की पतली परत को एनोड में के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन से तत्व, कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर और सोना, चांदी और सोना, ये सब धातु का। नेक्स्ट है विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है। विलय अशुद्धियाँ जो है विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे संक्षारण के संबंध में क्या है। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। संक्षारण लगने का क्या क्या रीजन है, चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है खुली वायु में मतलब खुली वातावरण में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है। सही बात है, जो सिल्वर की वस्तु होगा कोई वो काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित
जो है सल्फाइड के साथ, किसके साथ, सल्फर है, इसके साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। यानी कि जब सिल्वर की कोई वस्तु अगर खुली हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ महीनों के बाद वह काली हो जाती है। कारण इसका यह है कि वह सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। नेक्स्ट है कॉपर जो है वायु में उपस्थित आर्द्र मतलब नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देखिए अब कॉपर जो है हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह से भूरे रंग, कौन सी रंग, भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की, किसकी, इस पर हरे रंग की जो है परत जो है चढ़ जाती है। यह जो हरा पदार्थ रहता है, कौन सा पदार्थ, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है वह हरा पदार्थ, किस पर, तांबे यानी कि कॉपर वाले वस्तु के ऊपर। नेक्स्ट पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश दलेपन करके, यानी यश दलेपन क्या है, लोहे की वस्तु पर जस्ते की, देखिए लोहा कोई भी वस्तु होगा उस पर जस्ते यानी कि परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं यश दलेपन कहते हैं। और नेक्स्ट है क्रोमियम लेपन एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। मतलब ये सब जो है करके लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाया जा सकता है। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की सबसे अच्छी विधि को मिश्रात्वन विधि कहते हैं। धातु के गुणधर्मों को बेहतर मतलब उसके गुणधर्मों को जंग न लगे उसको और अच्छा करने की सबसे अच्छी विधि को मिश्रात्वन विधि कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया एसएससी में, ये प्रश्न मिश्रात्वन क्या है। लोहा के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। इस मिश्रण में जंग नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये वाला प्रश्न पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, किससे बना होता है, तो लोहा निकेल और क्रोमियम, लोहा निकेल क्रोमियम के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है और इस प्रकार के मिश्रण में जंग नहीं लगता है। शुद्ध सोना क्या 24 कैरेट का होता है और 24 कैरेट का जो काफ़ी नर्म सोना होता है। कठोर बनाने के लिए इसमें जो है सिल्वर और कॉपर मिलाया जाता है, यानी कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें सिल्वर या कॉपर या तांबा मिलाते हैं हम लोग। आभूषण बनाने के लिए इसे मिलाना पड़ता है। ये 22 कैरेट जो सोना होता है इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्योंकि 22 कैरेट सोना अच्छा होता है, उसके साथ 2 जो कैरेट होता है सिल्वर या कॉपर को मिलाते हैं। यदि कोई एक धातु पारद या पारा संकेत Hg है तो इसके मिश्रण को हम लग्न कहते हैं। यानी कोई एक धातु पारा Hg है और उसकी जो मिश्रण होगा उस मिश्रण को हम लोग अम्लग्न कहेंगे, जिसमें पारा तो शामिल होगा ही होगा। नेक्स्ट है अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। इसमें अधातु के बारे में बता रहे हैं, अधातुएं जो होते हैं वह तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड का बनाती है, उसका निर्माण करती है। आप लोग को कैसा लगा ये एनसीईआरटी का नोट्स कमेंट करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे किस टॉपिक पे वीडियो आएगा आप लोग कमेंट करिएगा।